जीएस विथ सिंटू यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है दोस्तों। इस वीडियो में हीट और टेम्परेचर से रिलेटेड जो प्रश्न महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं वो सारे प्रश्नों को हम इस वीडियो में कवर करने की कोशिश किए हैं दोस्तों। इसका पार्ट 1 वीडियो इस चैनल पर पब्लिश हो गया है दोस्तों, तो उसको जाके पहले आप लोग देख लीजिएगा, उसके बाद इस वीडियो को देखिएगा। काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होने वाला है दोस्तों। इसमें रेलवे से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट हीट और टेम्परेचर से प्रश्न बन सकते हैं वो सारे प्रश्नों को इस वीडियो में इंक्लूड किया गया है दोस्तों, शुरू से अंत तक। अगर वीडियो देखते हैं तो हीट और टेम्परेचर से रिलेटेड जो भी आपका प्रश्न आएंगे वो सारे प्रश्नों को आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे दोस्तों। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं बिना देरी किए हुए दोस्तों। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों, एक हिम और बर्फ, ये दोनों में अंतर होता है दोस्तों। स्नो और आइस ये दोनों एक चीज़ नहीं है, दोनों में थोड़ी बहुत अंतर होती है। उस अंतर को समझिए और यहाँ से एक प्रश्न पूछ लिया जाता है कि हिम जो होता है बर्फ की अपेक्षा अधिक उष्मारोधी होता है, इसका कारण क्या है? तो इसका रीजन जानने के लिए देखिए दोस्तों, याद रखिए कि जब वायुमंडल का तापमान अगर 0 डिग्री टेम्परेचर से कम हो जाता है तो वायु में उपस्थित जो जलवाष्प संघनित नहीं होते हैं बल्कि सीधे बर्फ के छोटे छोटे टुकड़ों में ही क्या हो जाते हैं, जम जाती है और रुई जैसे आकार बना लेता है, जिसे हम क्या कहते हैं, हिम कहते हैं। और हिम के भीतर क्या होते हैं, छिद्र में वायु भरी होती है जो ऊष्मा का कुचालक होता है दोस्तों। क्या होता है, ऊष्मा का आपका कुचालक होता है। इसीलिए हिम बर्फ की अपेक्षा ऊष्मा का अधिक क्या है, कुचालक है, याद रखिएगा। क्योंकि जो हिम होते हैं उनके जो छोटे छोटे जो छिद्र होते हैं उसमें क्या हवा भरी होता है और जो हवा क्या होता है, ऊष्मा का कुचालक होता है। इसी कारण आपका हिम जो होता है वो बर्फ की अपेक्षा अधिक ऊष्मा का क्या है, कुचालक है, याद रखिएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है कि आर्द्रता का वायु में ध्वनि के वेग पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों, आर्द्रता के बढ़ने पर वायु में ध्वनि का वेग भी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, याद रखिएगा दोस्तों। आइए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला जो प्रश्न है दोस्तों कि किसी विधि में वस्तु में ऊष्मा का संचरण उस वस्तु के अणुओं के द्वारा स्थान परिवर्तन से होता है। तो देखिए, अगर कोई भी ऊष्मा का जो संचरण हो रहा है उसके अणुओं के स्थान परिवर्तन के कारण हो रहा है तो उसे हम क्या कहते हैं, संवहन विधि कहते हैं। ऊष्मा का संचरण की 3 विधि है, चालन विधि, संवहन विधि और विकिरण विधि। तो आपका जो संवहन विधि है दोस्तों, इसमें अणु क्या होते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान तक परिवर्तन करते हैं और ऊष्मा का संचरण करते हैं। बट चालन विधि में ऐसा नहीं होता है, अणु जो होते हैं एक ही स्थान पर होते हैं, वो अपने बगल वाले अणु को हीट ट्रांसफर करते हैं, वो अपने बगल वाले को हीट ट्रांसफर करते हैं। इस तरह से वहाँ ऊष्मा का संचरण होता है। और विकिरण माध्यम जो होता है उसमें ऊष्मा का संचरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता ही नहीं होती है। जिस तरह से आपका सूर्य का जो ऊष्मा धरती पर आता है वह विकिरण विधि द्वारा ही आता है, याद रखिएगा। अब आइए अगले प्रश्न की ओर आते हैं दोस्तों। अगला जो प्रश्न है कि धातु की मेज पर रखा गर्म कॉफी का कप किस विधि से ठंडा होगा? तो धातु का जो आपको बर्तन में जो कॉफ़ी रखा हुआ है वो जो ठंडा होगा दोस्तों, उसमें चालन विधि, संवहन विधि और विकिरण विधि एवं वाष्पीकरण, ये 4 चीज़ लगेंगे दोस्तों जो ठंडा होगा। इसमें चालन विधि होगा, संवहन भी होगा, विकिरण भी होगा और वाष्पीकरण भी होगा, याद रखिएगा। अब आइए अगले प्रश्न की ओर आते हैं दोस्तों। अगला जो प्रश्न है आप देख सकते हैं, अगले प्रश्न की ओर आते हैं। और अगला जो प्रश्न है कि शीतगृह कोल्ड स्टोरेज में भंडारित फल अधिक समय तक ताजे क्यों बने रहते हैं? इसके पीछे रीजन क्या है? आप लोग आज देखते हैं कि टमाटर सालों मिल रहा है, आपका गाजर भी सालों मिल जाएगा, कोई भी सब्जी सालों मिल जाता है। इसके पीछे रीजन क्या है? यही कोल्ड स्टोरेज है। कोई भी सब्जी को कोल्ड स्टोरेज में आप भंडारित करके अधिक समय तक ताजे बनाए रख सकते हैं। तो इसका कारण क्या है? फलों की श्वसन की दर कम हो जाती है। कोल्ड स्टोरेज में रखने से फल की जो श्वसन दर है वह कम हो जाती है, जिसके चलते वह जल्दी खराब नहीं होते हैं, इसलिए अधिक समय तक हम लोग भंडारित करके रख सकते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों कि सापेक्षिक आर्द्रता, रिलेटिव ह्यूमिडिटी को किस रूप में व्यक्त किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों, प्रतिशत में, परसेंटेज में व्यक्त किया जाता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों कि थर्मल फ्लास्क में लंबे समय तक तरल गर्म या ठंडा क्यों रहता है? इसके पीछे क्या रीजन हो सकता है दोस्तों? तो इसका रीजन यही है कि ऊष्मा हानि अथवा प्राप्ति की दर बहुत ही क्या हो जाती है, धीमी हो जाती है। थर्मस जो फ्लास्क होते हैं उसमें ऊष्मा का जो संचरण होता है
वह काफ़ी धीमा होता है, जिसके कारण अधिक समय तक तरल ठंडा या गर्म रहता है। याद रखिएगा दोस्तों। आइए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला जो प्रश्न है दोस्तों कि कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोल देने पर कमरे के तापमान पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो कमरा का जो तापमान है दोस्तों वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। याद रखिएगा, अगर रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा आप खोल देते हैं तो कमरे का जो तापमान है वह नॉर्मल टेम्परेचर से क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों कि जल का घनत्व किस ताप पर अधिकतम होता है। तो 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का जो घनत्व होता है वह मैक्सिमम होता है दोस्तों, याद रखिएगा। आइए अब अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला जो प्रश्न है दोस्तों वह विशिष्ट ऊष्मा स्पेसिफिक हीट से है और यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। स्पेसिफिक जो हीट है यहाँ से प्रश्न आते हैं दोस्तों। तो देखिए स्पेसिफिक जो हीट है वो क्या है, ऊष्मा की वह मात्रा जो किसी पदार्थ के एकांक द्रव्यमान माने 1 ग्राम द्रव्यमान के तापमान को 1 डिग्री सेल्सियस का परिवर्तन लाने के लिए जो आवश्यक ऊष्मा होती है उसी को कहा जाता है विशिष्ट ऊष्मा। माने ऊष्मा की वह मात्रा है जिसे किसी पदार्थ के एकांक द्रव्यमान या 1 ग्राम द्रव्यमान को 1 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर में परिवर्तन लाने की जो ऊष्मा की आवश्यकता होती है उसी को आपको कहा जाता है दोस्तों क्या, विशिष्ट ऊष्मा। याद रखिएगा। किसी पदार्थ के विभिन्न द्रव्यमानों की विशिष्ट ऊष्मा समान होती है। किसी पदार्थ के विभिन्न द्रव्यमानों की विशिष्ट ऊष्मा क्या होती है, समान होती है। याद रखिएगा दोस्तों। और इसका जो मात्रक होता है विशिष्ट ऊष्मा का, इसका मात्रक होता है जूल पर किलोग्राम पर केल्विन होता है। याद रखिएगा दोस्तों। या इसे किलोग्राम किलो कैलोरी पर किलोग्राम सेंटीग्रेड भी कहा जाता है, ये भी आप याद रखिएगा, यहाँ भी आता है। आइए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला जो प्रश्न है दोस्तों कि किसी निकाय में होने वाला ऐसा परिवर्तन जिसमें ताप स्थिर है परंतु आयतन परिवर्तित हो जाए तो यह प्रक्रम क्या कहलाता है। तो इस प्रक्रम को हम कहते हैं समतापी प्रक्रम, आइसोथर्मल प्रोसेस। जिसमें क्या होता है, ताप स्थिर रहता है बट आयतन में क्या होता है, परिवर्तन आ जाता है, उसे क्या कहते हैं, आइसोथर्मल प्रोसेस कहा जाता है दोस्तों। याद रखिएगा। आइए अगले प्रश्न को आते हैं। और अगला जो प्रश्न है दोस्तों कि जल के वाष्पन की गुप्त ऊष्मा लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन का मान कितना होता है। तो जल की वाष्पन की जो गुप्त ऊष्मा होती है दोस्तों, याद रखिएगा 540 किलो कैलोरी पर किलोग्राम। याद रखिएगा, ये प्रश्न आ सकता है एग्जाम में, इंपॉर्टेंट है, इसे नोट डाउन कर लीजिएगा दोस्तों आप लोग। आइए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला जो प्रश्न है दोस्तों कि जब कोई गैस कम दाब वाले क्षेत्र में फैलती है तो उसके तापमान पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो उसका जो तापमान है दोस्तों कम हो जाता है, क्या होता है, टेम्परेचर कम हो जाता है। अगला प्रश्न है कि उबलते जल की तुलना में भाप से जलने पर अधिक जलन होती है, इसका क्या कारण है। ये एग्जाम में प्रश्न आ चुका है दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है। भाप में गुप्त ऊष्मा अधिक होता है, लेटेंट हीट जो होता है भाप में अधिक होता है, जिससे आपका उबलते हुए जल की तुलना में भाप से जलने पर आपको अधिक जलन महसूस होती है दोस्तों। याद रखिएगा। चलिए हम आपको इसी बात पर एक मोटिवेशनल बातें करना चाहेंगे दोस्तों, जो आप लोग अपने जीवन में याद रखिएगा कि शिक्षा सबसे सशक्त हथियार है। शिक्षा सबसे सशक्त हथियार है जिससे दुनिया को बदला जा सकता है। शिक्षा बिना दुनिया का सुधार नहीं हो सकता है, इसलिए एजुकेशन हर व्यक्ति को ज़रूरत है दोस्तों। भीमराव अंबेडकर साहब कहे थे कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है जिसने पिया है उसने दहाड़ा है। इसलिए आप लोग ईमानदारी पूर्वक मेहनत कीजिए, दिल से मेहनत कीजिए। किसी भी चीज़ को पाना है तो एकदम दिल से मेहनत कीजिए, उससे अंतिम सांस तक लड़ते रहिए जब तक आपको मंजिल मिल न जाए दोस्तों। तो चलिए आगे वीडियो की शुरुआत करते हैं। अच्छे अच्छे प्रश्नों को शामिल किया गया है दोस्तों, आप लोग पूरा वीडियो देख के ही जाइएगा। वीडियो अगर नहीं पूरा देखेंगे तो आपके लिए कुछ फ़ायदा होने वाला नहीं है। अधूरा वीडियो देखने से कोई ज्ञान नहीं होगा दोस्तों, जब तक आप पूरा वीडियो नहीं देखेगा। आइए आगे की प्रश्नों की बात करें तो पानी में साधारण नमक मिलाने पर पानी का क्वथनांक बिंदु, बॉइलिंग जो पॉइंट होता है वो बढ़ जाएगा, तथा हिमांक बिंदु जब फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, घट जाता है। याद रखिएगा। इसीलिए देखिए जब बर्फ़ होता है, जब आप गांव में देखते हैं जो आइसक्रीम बेचने आता है तो बर्फ़ के सिल्ली पर नमक का एक चादर चढ़ाया जाता है, जिससे क्या होता है, बर्फ़ का जो है फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, घट जाता है और बर्फ़ आसानी से पिघलता नहीं है। याद रखिएगा दोस्तों। गर्मी के दिनों में किस रंग के छाते का प्रयोग करना उत्तम होता है। तो सफ़ेद, ऊपर सफ़ेद और नीचे काला होना चाहिए दोस्तों। याद रखिए, सफ़ेद इसलिए होना चाहिए क्योंकि सफ़ेद जो होता है जितने भी प्रकाश है सारे को परावर्तित कर देता है।
इसलिए सफ़ेद कलर का जो आपका छाता है प्रयोग करना चाहिए। आइए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। आगे जो प्रश्न है दोस्तों कि स्पेसिफिक हीट ऑफ वेरियस सब्सटेंसेज, माने विभिन्न पदार्थों के विशिष्ट ऊष्मा क्या क्या होती है, याद रखिए एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो देखिए एल्युमिनियम का जो आपका विशिष्ट ऊष्मा होता है 0.21, तांबा का जो विशिष्ट ऊष्मा होता है आपका 0.09 होता है, सोना का जो विशिष्ट ऊष्मा होता है 0.03 होता है दोस्तों, याद रखिएगा। सीसा का भी आपका जो विशिष्ट ऊष्मा होता है 0.03 होता है, चांदी का 0.05 होता है, पारा का 0.03 होता है, एल्कोहल का 0.58 होता है दोस्तों, याद रखिएगा। और जल जो होता है इसका विशिष्ट ऊष्मा 1 होता है, और शीशा का कितना होता है 0.20 होता है दोस्तों, याद रखिएगा। तो यहाँ पर आप याद रखिएगा जो जल का जो विशिष्ट ऊष्मा है सबसे ज़्यादा होता है 1 होता है। जल का विशिष्ट ऊष्मा पूछा जाता है कि जल का विशिष्ट ऊष्मा कितना होता है, तो याद रखिएगा 1 होता है। आगे का जो टॉपिक है दोस्तों थर्मल कैपेसिटी, ऊष्माधारिता। ऊष्माधारिता क्या होता है, तो देखिए ऊष्माधारिता को आप लोग समझिए, ऊष्मा की वह मात्रा जो किसी पदार्थ के कुल द्रव्यमान के तापमान में 1 डिग्री सेल्सियस परिवर्तन लाने के लिए आवश्यक होता है। देखिए आप लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे, अभी हमने बताया आपको विशिष्ट ऊष्मा और ऊष्माधारिता, तो ये दोनों में थोड़ा सा ही अंतर है। विशिष्ट ऊष्मा में बताएं कि किसी पदार्थ के 1 ग्राम द्रव्यमान को 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर परिवर्तन करने में जो ऊष्मा लगता है उसको विशिष्ट ऊष्मा कहा जाता है। बस ऊष्माधारिता का कह रहा है ना कि किसी पदार्थ के कुल द्रव्यमान, एक द्रव्यमान नहीं, कुल द्रव्यमान के तापमान में 1 डिग्री सेल्सियस का परिवर्तन लाने के लिए जो ऊष्मा की आवश्यकता होती है उसी को ऊष्माधारिता कहा जाता है दोस्तों। बट वहाँ 1 ग्राम द्रव्यमान को 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को बढ़ाने के लिए था तो उसे विशिष्ट ऊष्मा, बट कुल द्रव्यमान को 1 डिग्री सेंटीग्रेड परिवर्तन लाने के लिए जो आवश्यक ऊष्मा की आवश्यकता होती है उसे ऊष्माधारिता कहा जाता है। तो आप लोग समझ गए होंगे ऊष्माधारिता क्या है। अब कह रहा है कि एक ही पदार्थ के विभिन्न द्रव्यमानों की ऊष्माधारिताएं भिन्न भिन्न होती है, बट क्या था विशिष्ट ऊष्मा में एक ही होती थी, समान होती थी, लेकिन यहाँ क्या हो रहा है भिन्न भिन्न हो रहा है। और इसका जो मात्रक होता है दोस्तों जूल पर डिग्री सेल्सियस होता है या कैलोरी पर डिग्री सेल्सियस होता है, याद रखिएगा। इसका मात्रक आप ऊष्माधारिता का मात्रक एग्जाम में पूछे जाते हैं और ये इम्पोर्टेंट है, ये आप लोग अपने नोटबुक में नोट कर लीजिए दोस्तों, क्योंकि यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। ऊष्माधारिता का सही मात्रक जूल पर डिग्री सेल्सियस होता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों कि किसी पदार्थ का तापमान परिवर्तन किए बिना द्रव से गैस में परिवर्तन करने के लिए आवश्यक ऊष्मा को क्या कहते हैं, तो ये वाष्पन की गुप्त ऊष्मा कहा जाता है, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन कहा जाता है दोस्तों, याद रखिएगा। आर्द्रता किस मौसम में अधिक होता है, तो आर्द्रता नमी किस में, ह्यूमिडिटी किस में होगी, जब बरसात होगा, पानी होगा, तब वर्षा काल में क्या होता है आर्द्रता सबसे ज़्यादा होता है दोस्तों, याद रखिएगा। आइए आगे की प्रश्नों की ओर चलते हैं। और अगला जो प्रश्न है दोस्तों कि डेजर्ट कूलर द्वारा शीतलन किस सिद्धांत के आधार पर कार्य करता है, तो इसका राइट आंसर है दोस्तों वाष्पन शीतलन के सिद्धांत पर कार्य करता है, याद रखिएगा डेजर्ट कूलर। पसीने की हमारी शरीर में क्या भूमिका है, जो पसीना शरीर में निकलता है उसका हमारे शरीर में क्या भूमिका है, तो भूमिका यही है दोस्तों कि यह शरीर का ताप नियंत्रित रखने में क्या होता है सहायक होता है। यह शरीर का जो टेम्परेचर है उसे नियंत्रित करता है दोस्तों, इसलिए शरीर का पसीना निकलना भी बहुत ज़रूरी है। लोहे के एक हथौड़े को धूप में रखा जाए तो यह इसके लकड़ी के हत्थे से अधिक गर्म होगा, क्यों, तो इसके पीछे रीजन क्यों है, लोहा उष्मा का सुचालक है दोस्तों, बट लकड़ी क्या है उष्मा का कुचालक है। इस कारण लोहा का हथौड़ा अधिक गर्म होता है, बट लकड़ी का टुकड़ा उतना ज़्यादा गर्म नहीं होता है दोस्तों, याद रखिएगा। आइए आगे की ओर प्रश्नों की ओर चलते हैं। और अगला जो प्रश्न है दोस्तों कि शीतकाल में एक मोटी कमीज की अपेक्षा 2 पतली कमीजें हमें अधिक गर्म क्यों रख सकती है, तो देखिए इसके पीछे रीजन है दोस्तों, 2 कमीजों के बीच उपस्थिति वायु की एक परत एक ऊष्मारोधी माध्यम के रूप में कार्य करती है। इसी कारण एक मोटी कमीज की वजह 2 हम लोग पतली कमीज पहने तो उससे हम लोग को ज़्यादा गर्मी का एहसास होगा दोस्तों ठंडी के मौसम में। इसीलिए हम लोग देखते हैं ठंड के मौसम में क्या करते हैं,
दो दो स्वेटर पहनते हैं या दो टी शर्ट पहन लिए है या टी शर्ट के ऊपर शर्ट डाल लिए, इसके पीछे का रीज़न यही है। गर्म क्यों लगते हैं? क्योंकि शर्ट और टी शर्ट के बीच एक वायु की परत होती है और वायु जो होता है ऊष्मा का क्या होता है? कुचालक होता है, और ऊष्मा का स्थानांतरण नहीं होने के कारण क्या होता है? हम लोग को अच्छा गर्मी का एहसास होता है दोस्तों, और हम लोग ठंड से बच पाते हैं। आइए आगे की प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला जो प्रश्न है दोस्तों, शीशे की छड़ जब वाष्प में रखी जाती है तो इसकी लंबाई पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो शीशे की छड़ जब वाष्प में रखी जाती है तो लंबाई क्या हो जाता है? इसका बढ़ जाता है दोस्तों। क्या हो जाता है? बढ़ जाता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि सर्दियों में लोहे के टुकड़े और लकड़ी के टुकड़े को छूने पर लोहा का टुकड़ा अधिक ठंडा क्यों लगता है? तो इसके पीछे भी यही रीज़न है कि लोहा जो होता है ऊष्मा का सुचालक होता है, लकड़ी जो होता है ऊष्मा का कुचालक होता है। इसी कारण लकड़ी की तुलना में लोहा ऊष्मा का अधिक क्या है? सुचालक है। बात वही है दोस्तों, कुचालक और सुचालक की, क्योंकि ऊष्मा का स्थानांतरण लोहा से अधिक होगा, लकड़ी से होता नहीं है, जिसकी वजह से सर्दियों के मौसम में लोहा का जो टुकड़ा है वो अधिक ठंडा महसूस होता है। अगला प्रश्न है कि पदार्थ की ऊष्माधारिता थर्मल कैपेसिटी किस पर निर्भर करता है? तो ये पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा पर निर्भर करता है दोस्तों। किस पर निर्भर करता है? पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा पर ही ऊष्माधारिता भी डिपेंड करता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों कि मेघ रहित रातों की तुलना में मेघ युक्त रातों का अधिक गर्म होना। तो आप देखते होंगे कि जब बादल छाया रहता है तो वो जो रात की तुलना में जो मेघाच्छादित रात अपेक्षाकृत अधिक गर्म होता है। क्योंकि बादल पृथ्वी तथा हवा से ऊष्मा के विकिरण को क्या करता है? रोकता है। पृथ्वी भी तो हीट आपका प्रोड्यूस कर रहा है, और जो सूर्य से जो प्रकाश आ रही है वो भी हीट प्रोड्यूस कर रहा है। तो ये दोनों के बीच क्या करता है? बादल आपका अवरोधक का काम करता है, जिसके कारण ऐसा होता है दोस्तों, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि कमरे में लगा हुआ वातानुकूल एयर कंडीशनर किसे नियंत्रित करता है? तो ये आपका ह्यूमिडिटी एवं टेम्परेचर दोनों को नियंत्रित करता है। जो आप घर में एसी लगाते हैं, एयर कंडीशन लगाते हैं आप, तो ये क्या करता है? आपके आर्द्रता और ताप कर्म को क्या करता है? नियंत्रित करने का काम करता है, जिसके कारण आपको एक आर्टिफिशियल वातावरण का निर्माण होता है, और आप जितना भी टेम्परेचर चाहे उसके अनुसार आप रेगुलेट कर सकते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है कि किस तरल की विशिष्ट ऊष्मा स्पेसिफिक हीट स्वाधिक होगी? तो ये जल का विशिष्ट ऊष्मा अभी बताए थे, आप इससे पहले भी बताएं कि जल की विशिष्ट ऊष्मा सबसे अधिक होती है। कितना होता है दोस्तों? 1 होता है, याद रखिएगा। आइए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला जो प्रश्न है दोस्तों कि जल की विशिष्ट ऊष्मा 1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस अथवा 4.186 जूल पर ग्राम डिग्री सेल्सियस होता है, याद रखिएगा दोस्तों। उसके बाद अगला प्रश्न है कि जब कांच की किसी बोतल में पानी भरा जाता है और उसे बंद करके जमने दिया जाता है तो बोतल क्यों टूट जाता है? तो इसके पीछे का रीज़न यही है कि पानी जमने पर उसका आयतन बढ़ जाता है दोस्तों, और आयतन बढ़ने के कारण क्या होता है? कांच की बोतल टूट जाती है। और आप जानते हैं जो ठंडे प्रदेश हैं, जो देश हैं, वहाँ पर जो पानी के टंकी के जो पाइपें हैं वहाँ भी ऐसा ही होता है। पानी क्या होते हैं? बर्फ़ जम जाने के कारण वो पाइपें क्या हो जाती है? फट जाते हैं दोस्तों, क्योंकि पानी जमने के बाद अपना आयतन में परिवर्तन लाता है और उसका आयतन बढ़ जाता है। तारों के अंदर ऊर्जा उत्पादन के लिए कौन सी अभिक्रियाएं होती है? तो उनके अंदर जो अभिक्रियाएं होते हैं ताप नाभिकीय अभिक्रिया, थर्मल न्यूक्लियर रिएक्शन होते हैं दोस्तों, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों कि ऊनी कपड़े शरीर को गर्म क्यों रखते हैं? इम्पोर्टेंट है और ये प्रश्न आ चुका है। क्योंकि ऊन ऊष्मा का एक खराब चालक है, बैड कंडक्टर है। ऊष्मा का क्या करता है? स्थानांतरण नहीं करता है। माने कह सकते हैं कि ऊन ऊष्मा का कुचालक है, जिसके वजह से ऊनी कपड़े को पहनने से हम लोग को ठंड में क्या होती है? गर्म का एहसास होता है दोस्तों। ऊष्मा की वह मात्रा जो किसी पदार्थ के 1 किलोग्राम द्रव्यमान को उसको क्वथनांक बिंदु बॉइलिंग पॉइंट पर वाष्प में परिवर्तित करने के लिए प्रदान की जाती है, उसे वाष्पन की गुप्त ऊष्मा कहा जाता है दोस्तों, याद रखिएगा। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन का ये डिफिनेशन है जो आप लोग याद रखिएगा, यहाँ से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, भिन्न भिन्न धातुओं एल्युमिनियम, तांबा, चांदी एवं लोहा की 4 गेंदों को सूर्य के प्रकाश में रखा गया तो कौन सी गेंद सबसे अधिक गर्म होगी? तो तांबे की गेंद जो है सबसे
अधिक गर्म होगा दोस्तों, याद रखिएगा, क्योंकि इसका विशिष्ट ऊष्मा जो होता है इसका कम होता है दोस्तों। जो आपका एल्युमिनियम हो गया, चांदी हो गया और लोहा से कम होता है, जिसके कारण तांबे की गेंद जल्दी आपका गर्म होगा। अगला प्रश्न है कि तप्त जल के थैलो हॉट वाटर बैग्स में जल का प्रयोग क्यों किया जाता है? तो इसका रीजन है दोस्तों, क्योंकि जल की विशिष्ट ऊष्मा क्या होती है? अधिक होती है, इसीलिए प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है कि जब किसी मोटे कांच के गिलास में गर्म द्रव डाला जाए तो वह चटक जाता है, क्यों? क्योंकि कांच ऊष्मा का कुचालक है, अतः केवल भीतर पृष्ठ का प्रसार होता है और बाहर का पृष्ठ का प्रसार नहीं होता है, जिसके कारण क्या होता है? कांच आपका चनक जाता है दोस्तों, याद रखिएगा। कुछ इंपॉर्टेंट बात है, इसको भी याद रखिएगा। थर्मस के अंदर रखी चाय को हिलाने से वह और गर्म हो जाता है। इसके पीछे का रीजन क्या है दोस्तों? क्योंकि थर्मस को हिलाने पर चाय की परतों के बीच उपस्थित श्यान बलों के विरुद्ध चाय पर कार्य किया जाता है, जिससे चाय की आंतरिक ऊर्जा बढ़ जाती है और फलस्वरूप चाय का ताप क्या हो जाता है? बढ़ जाता है दोस्तों। तो याद रखिएगा, थर्मस में जो बनी चाय आप रखे हैं, अगर उसे अधिक गर्म करना चाहते हैं तो उसे क्या कर दीजिए? हिला दीजिए। हिलाने से क्या हो जाएगा? चाय और ही गर्म हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि जल प्राप्त के अधस्थल पर जल का तापमान अपेक्षाकृत अधिक क्यों होता है? तो इसके पीछे का रीजन है दोस्तों, क्योंकि गिर रहे जल की गतिज ऊर्जा ऊष्मा में बदल जाती है। जब हम किसी जल को एक ऊंचाई से गिराते हैं तो जल की ऊष्मा क्या हो जाती है? बढ़ जाती है दोस्तों, याद रखिएगा। आइए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। ड्राई आइस। आजकल ड्राई आइस इंपॉर्टेंट हो गया है। ड्राई आइस का प्रयोग बहुत किया जा रहा है। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड सॉलिड CO2 को ही क्या कहा जाता है? शुष्क बर्फ कहते हैं दोस्तों। जब CO2 को अत्यंत निम्न दाब पर स्वतंत्र रूप से प्रसारित होने के लिए छोड़ दिया जाता है तो इसका प्रसार इतना शीघ्रता से होता है कि इस प्रक्रिया से बाह्य दाब के विरुद्ध निकाय द्वारा किए जाने वाले कार्य के लिए ऊष्मा बाहर से नहीं प्राप्त हो पाता है और निकाय अर्थात CO2 गैस की आंतरिक ऊर्जा से ही प्राप्त होती है, जिससे CO2 का ताप उसके हिमांक पर गिर जाता है और वह जमकर सफ़ेद रंग के ठोस का रूप धारण कर लेता है। आजकल ड्राई आइस का प्रयोग शादी ब्याह और फंक्शन में किया जा रहा है दोस्तों, याद रखिएगा। बहुत ज़्यादा प्रयोग किया जा रहा है फॉग का निर्माण करने के लिए। अगला जो प्रश्न है दोस्तों कि चाय के प्याले चमकदार क्यों बनाए जाते हैं? इसलिए बनाए जाते हैं क्योंकि ऊष्मा के अच्छे परावर्तक होते हैं, इसलिए चाय के प्याले आपको चमकदार और चमकीले बनाए जाते हैं दोस्तों। किसी अंधेरे कमरे में काली और सफ़ेद धातु के गोले को समान ताप पर गर्म करके रखा जाए तो काला गोला अधिक चमकेगा, क्योंकि काली वस्तु अधिक ऊष्मा का अवशोषक और उत्सर्जक करती है दोस्तों। इसी कारण आप जानते हैं कि काली वस्तु क्या करता है? ऊष्मा का अवशोषण सबसे ज़्यादा करता है, इसी कारण अधिक चमकेगा दोस्तों। अब है कि ऊष्मागतिक प्रक्रम, क्या क्या प्रक्रम है याद रखिएगा। तो दो तरह के प्रक्रम होते हैं, एक समतापीय प्रक्रम होता है, एक रुद्र उष्म प्रक्रम होता है। तो देखिए दोनों प्रक्रम को समझिए। यदि निकाय में होने वाले किसी प्रक्रम के दौरान ताप स्थिर रहे तो यह समतापीय प्रक्रम कहलाता है, और ऐसा ऊष्मागतिकीय निकाय जिसके संपूर्ण प्रक्रम में ऊष्मा का आदान प्रदान न हो उसे रुद्र उष्म प्रक्रम कहते हैं। तो याद रखिएगा, समतापीय प्रक्रम के दौरान ऊष्मा का क्या होता है? आदान प्रदान होता है, बट इसमें ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं होता है दोस्तों, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि आदर्श कृष्णिका की अवशोषक क्षमता कितनी है? तो 1 है दोस्तों, याद रखिएगा। खाना पकाने वाले बर्तनों की तली काली और खुरदरी बनाई जाती है, इसके पीछे रीजन क्या है? इसके पीछे रीजन यही है कि काली और खुरदरी सतह अधिक ऊष्मा का अवशोषक होता है, इसीलिए बनाया जाता है। कैलोरीमीटर का निर्माण सामान्यतः किस धातु से किया जाता है? तो तांबे से। कैलोरीमीटर जो होता है वो आपका तांबे से बनाया जाता है दोस्तों, याद रखिएगा। न्यून तापमान उत्पन्न करने के लिए किस सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है? तो इसका आपका है रुद्र उष्म विचुंबकन का प्रयोग किया जाता है दोस्तों, याद रखिएगा। बंद कमरे में संपीड़न गैस कंप्रेस्ड गैस छोड़ने पर कमरे के तापमान पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तापमान पर यही प्रभाव पड़ेगा कि कमरा क्या हो जाएगा? ठंडा हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? ठंडा हो जाएगा। आइए आगे की प्रश्न की ओर चलते हैं। और अगला जो प्रश्न है दोस्तों कि तप्त जल के थैलों में जल का प्रयोग क्यों किया जाता है? तो इसके पीछे का रीजन है कि जल की विशिष्ट ऊष्मा अधिक होती है, इसीलिए इसका प्रयोग किया जाता है। देखिए ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये प्रश्न 2 बार अभी आया और ये एग्जाम में भी आएगा दोस्तों, याद रखिएगा।
चाय के प्याले को तस्तरी में डालने पर चाय शीघ्र ठंडा हो जाता है। इसके पीछे रीजन क्या है? इसके पीछे यही रीजन है कि चाय का जो पृष्ठ क्षेत्रफल, जो सरफेस एरिया है, बढ़ जाता है, जिससे वाष्पन की दर बढ़ जाती है, जिसके कारण चाय जल्दी ठंडी हो जाती है। दोस्तों याद रखिएगा। थर्मस बोतल किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो थर्मस का जो बोतल होता है ऊष्मा गति के द्वितीय नियम पर आधारित होता है। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है, ये प्रश्न आया है। कार्बोरेटर किस प्रकार के इंजन प्रयोग किया जाता है? ये पेट्रोल इंजन में आपको कार्बोरेटर का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों याद रखिएगा। आइए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला जो प्रश्न है कि जो पिंड ऊष्मा के सभी विकिरण का अवशोषण एवं उत्सर्जन करते हैं वे क्या कहलाते हैं? तो उन्हें कहा जाता है ब्लैक बॉडी या कृष्ण पिंड कहा जाता है। दोस्तों याद रखिएगा। देखिए दोस्तों, अगर जिंदगी में कुछ बनना है तो शिक्षा का उच्चतम परिणाम है सहनशीलता। आपको सहनशील बनना पड़ेगा। किसी भी चीज़ को देखने और समझने के लिए आपको सहन शक्ति होनी चाहिए, सहनशीलता होनी चाहिए, तभी आप उस चीज़ को समझ सकते हैं। इसलिए आप लोग वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिए। वीडियो छोड़ के भागेंगे तो आप ही कहानी होगा, आप ज्ञान से क्या हो जाएंगे, अचूक रह जाएंगे। दोस्तों चलिए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला जो प्रश्न है, पर्वतों पर आच्छादित हिम सूर्य की गर्मी द्वारा एक साथ क्यों नहीं पिघलती है? इसके पीछे का रीजन है कि इसमें संगलन की गुप्त ऊष्मा ऊंच होती है। क्या होती है? ऊंच होती है। दोस्तों याद रखिएगा। आइए आगे की ओर प्रश्न की ओर आते हैं। आगे जो प्रश्न है कि ऊष्मा हानि इक्वल टू ऊष्मा वृद्धि का संबंध किस सिद्धांत से निरूपित होता है? इसका राइट आंसर है कैलोरीमिति के सिद्धांत पर, प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री से रिलेटेड है। दोस्तों याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि दो निकायों के बीच ऊष्मा के प्रवाह की दिशा किस पर निर्भर करती है? तो इसका राइट आंसर है उनके अपने अपने तापमान पर निर्भर करता है। दोस्तों याद रखिएगा। आइए अगले प्रश्न को आते हैं। अगला जो प्रश्न है कि जब सीलन वाले बिस्कुट को फ्रिज में रखते हैं तो कुरकुरे क्यों हो जाते हैं? रेफ्रिजरेटर के भीतर, देखिए इसके पीछे का रीजन है कि रेफ्रिजरेटर के भीतर आर्द्रता कम रहती है और वह बिस्किट की अतिरिक्त नमी को क्या कर लेता है? अवशोषित कर लेता है। इसी कारण वह कुरकुरे हो जाते हैं। दोस्तों याद रखिएगा। आइए अगले प्रश्न को आते हैं। और अगला जो प्रश्न है दोस्तों कि गैस तापमापी पर द्रव तापमापी की तुलना में अधिक संवेदी क्यों होता है? इसके पीछे का रीजन यही है क्योंकि गैस का प्रसार गुणांक आपका द्रव से अधिक होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, आइए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। और अगला जो प्रश्न है कि किसी पदार्थ के वाष्पन की गुप्त ऊष्मा 1000 किलो कैलोरी पर ग्राम है, तो इसका क्या तात्पर्य है? तो देखिए दोस्तों, इसका तात्पर्य क्या है आपको अच्छे से समझाते हैं। इसका तात्पर्य यही है कि किसी पदार्थ के 1 किलोग्राम द्रव को उसके क्वथनांक के ताप पर गैसीय अवस्था में बदलने हेतु 1000 किलो कैलोरी ऊष्मा देनी पड़ेगी तथा उस ताप पर गैस से द्रव अवस्था में परिवर्तन हेतु उतना ही ऊष्मा उसे लेनी पड़ेगी। याद रखिएगा, यही तात्पर्य है दोस्तों। अगला प्रश्न है कि शीतल जल, उबलता जल, गर्म जल और बर्फ में से किसके द्वारा आग को सबसे जल्दी बुझाया जा सकता है? तो देखिए दोस्तों, ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ये आपको इम्पोर्टेंट है। इस प्रश्न को आप लोग नोट डाउन कर लिएगा। तो उबलते जल से, याद रखिएगा, शीतल जल, उबलता जल, गर्म जल और बर्फ जल में से किसके द्वारा आग को सबसे जल्दी बुझाया जा सकता है? तो ये उबलते जल से हम लोग आग को जल्दी बुझा सकते हैं। दोस्तों याद रखिएगा। आइए अगले प्रश्न को आते हैं। और अगला जो प्रश्न है दोस्तों, थर्मोडायनेमिक्स से रिलेटेड आपका प्रश्न है। और आइए, ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम किस अवधारणा की पुष्टि करता है? तो ये ऊर्जा संरक्षण, एनर्जी कंजर्वेशन के सिद्धांत पर एक काम करता है। दोस्तों याद रखिएगा। देखिए इससे रिलेटेड कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो आपको याद रखना चाहिए। ऊष्मागति का प्रथम नियम क्या है? याद रखिएगा, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स करा कि किसी पिंड को दी गई ऊष्मा का कुछ भाग पिंड की आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि करता है तथा शेष भाग परिवेश पर कार्य करता है। याद रखिएगा, यदि डेल्टा थीटा पिंड को दी गई ऊष्मा हो और डेल्टा ओमेगा पिंड द्वारा परिवेश पर किया गया कार्य हो और डेल्टा म्यू जो है पिंड की आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन लाता हो, तो देखिए डेल्टा म्यू इक्वल टू होता है डेल्टा थीटा प्लस डेल्टा ओमेगा होता है। दोस्तों तो इस इक्वेशन को आप लोग याद रखिएगा। ये आपका फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से मिलता है। दोस्तों यहाँ से आपके जो न्यूमेरिकल आएंगे वो इसी बेस पर आपके सॉल्व होंगे। दोस्तों याद रखिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों कि किसी ऊष्मागतिक निकाय की अवस्था को किन राशियों के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों दाब, आयतन एवं ताप के द्वारा।
आइडियल गैस के आंतरिक ऊर्जा किस राशि पर निर्भर करती है? तो ये केवल ताप टेम्परेचर पर निर्भर करता है दोस्तों, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि निम्न तापिकी में निम्न ताप किस प्रक्रम द्वारा प्राप्त करते हैं? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों रुद्र उष्म प्रक्रम द्वारा, याद रखिएगा। एक कृष्ण का ब्लैक बॉडी किसे उत्सर्जित करती है? सभी तरंगदैर्घ्य विकिरण उत्सर्जित करती है दोस्तों, याद रखिएगा। किरचॉफ्स का नियम क्या है? देखिए ये आपका इंपॉर्टेंट है दोस्तों, एग्जाम ऑफ रिव से, याद रखिएगा। किरचॉफ्स का लॉ पूछा जाता है, इससे रिलेटेड एक प्रश्न आता है, तो इसे आप लोग नोट डाउन जरूर कीजिएगा। अच्छे अवशोषक ही अच्छे उत्सर्जक होते हैं तथा बुरे अवशोषक ही बुरे उत्सर्जक होते हैं, यही है आपका किरचॉफ का नियम, याद रखिएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों कि ठंडे स्थानों में पारा के स्थान पर अल्कोहल को तापमापी द्रव के रूप में वरीयता क्यों दी जाती है? क्योंकि अल्कोहल का द्रव्यमान क्या होता है? निम्न होता है, इसीलिए हम लोग पारा के जगह अल्कोहल का प्रयोग किया जाता है ठंडे स्थानों पर। आइए दोस्तों अगले प्रश्न को रहते हैं। अगला जो प्रश्न है, साइकिल में पंप से हवा भरने पर साइकिल का वाल्व गर्म क्यों हो जाता है? तो इसके पीछे का रीजन यही है दोस्तों कि जिसका कुछ भाग ऊष्मा में बदल जाता है तथा ऊष्मा तुरंत वातावरण में स्थानांतरित नहीं हो पाती, इसलिए वाल्व क्या हो जाता है? गर्म हो जाता है दोस्तों, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों कि यदि हवा का तापमान बढ़ता है तो उसकी जलवाष्प ग्रहण करने की क्षमता पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो हवा का तापमान बढ़ने से उसकी जलवाष्प ग्रहण करने की क्षमता भी क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। अगला प्रश्न है कि वायु के एक नियत आयतन में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा को क्या कहते हैं? तो निरपेक्ष आर्द्रता कहते हैं। क्या? एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी कहा जाता है दोस्तों, याद रखिए। अगले प्रश्न क्यों रहता है? अगला जो प्रश्न है कि जल से भरे गिलास में तैरता हुआ बर्फ का टुकड़ा जब पिघलता है तो पानी के स्तर पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो पानी के स्तर यथायथ रहेगा, क्योंकि बर्फ अपने भार के बराबर ही पानी का विस्थापन करता है। क्योंकि बर्फ पिघलेगा भी तो पानी के आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होगा दोस्तों, क्योंकि जब बर्फ डाला जाता है तब बर्फ जितना स्थान घेरता है अपने भार के बराबर पानी को क्या कर देता है? विस्थापित कर देता है, इसलिए कोई परिवर्तन नहीं होगा। यदि तरल पदार्थ को गर्म किया जाए तो उसके घनत्व डेंसिटी पर क्या प्रभाव पड़ेगा? घनत्व कम हो जाता है दोस्तों तरल पदार्थ को गर्म करने पर, याद रखिएगा। अगले प्रश्न की ओर आते हैं और अगला प्रश्न है कि पानी के किस द्रव्यमान को 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री से तक गर्म करने पर उसके आयतन में किस प्रकार का परिवर्तन आएगा? तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है और पूछा जाता है और बहुत बच्चे कंफ्यूज भी रहते हैं, तो इस प्रश्न को अच्छे से आप लोग माइंड में सेट कर लीजिएगा कि जब पानी को 0 डिग्री से 4 डिग्री तक गर्म किया जाता है तो जल का आयतन क्या होगा? घटेगा। फिर उसके ऊपर तापमान पर आयतन बढ़ेगा, याद रखिएगा। 0 से 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक जल का आयतन घटता है और फिर उसके बाद तापमान बढ़ने पर क्या होता है? आयतन आपका बढ़ता है दोस्तों, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों कि तालाब में ऊपरी सतह पर जल गर्मियों के दिनों में भी ठंडा क्यों रहता है? तो इसलिए रहता है क्योंकि सतह का जल वाष्पित होता है और परिणाम स्वरूप वह ठंडा हो जाता है, क्योंकि उसका सरफेस एरिया क्या होता है? तालाब का बड़ा होता है दोस्तों, और उसमें वाष्पन की दर लगातार होती रहती है, और जब वाष्पन होगी तो क्या होगा? वह ठंडा ही होगा, याद रखिएगा दोस्तों। आइए अगले प्रश्न को रहते हैं और अगले प्रश्न से हम बात कहना चाहेंगे दोस्तों कि शिक्षा भविष्य के लिए पासपोर्ट है। शिक्षा जो होता है भविष्य के लिए पासपोर्ट है। जो आज इसके लिए तैयारी करता है वही आगे चल के कुछ ना कुछ करता है दोस्तों, तो याद रखिएगा। देखिए अगले टॉपिक की ओर चलते हैं कि मैदान एवं रेगिस्तान की रातों के तापमान में अंतर होता है, इसके पीछे का क्या रीज़न है? तो देखिए मैदान की अपेक्षा रेगिस्तान में रातें अधिक ठंडी होती है, क्योंकि वहाँ बालू जितनी जल्दी गर्म होती है उतनी ही जल्दी ठंडी होती है, यही रीज़न है दोस्तों, याद रखिएगा। आइए अगले प्रश्न को रहते हैं और अगला प्रश्न है कि किसी गिलास में ठंडा पानी या बर्फ रखने पर गिलास की बाहरी सतह पर जल की बूंदें क्यों एकत्रित होती जाती है? ये आप लोग अब देखते होंगे, अक्सर देखते होंगे, फ्रिज में जो पानी है निकाल के आप गिलास में डालते हैं तो गिलास की बाहरी परत पर क्या होती है? पानी की बूंदें एकत्रित हो जाती है। तो इसके पीछे का रीज़न समझ लीजिए। इसके पीछे रीज़न यही है दोस्तों कि गिलास की सतह के संपर्क में आने वाली वायु की वाष्प संघनित होकर बूंदे के रूप में क्या हो जाती है? जम जाती है। हवा में जो ह्यूमिडिटी होती है, जो वाष्प होती है दोस्तों, वो क्या होता है? वह ठंडा होकर क्या हो जाती है? संघनित होकर बूंद के रूप में प्रकट हो जाती है और एकत्रित हो जाती है दोस्तों, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि गर्म मौसम में पंखा चलाने से आराम क्यों महसूस होता है?
इसलिए होता है क्योंकि शरीर का जो पसीना है वो तेज़ी से वो क्या होता है, वाष्पीकृत होता है, और वाष्पीकृत होने से क्या होता है, ठंडक महसूस होता है। आप जहाँ भी वाष्पन होगा वो क्या होगा, वहाँ के ऊष्मा को लेकर वो उड़ जाएगा, जिसके कारण वहाँ की एनर्जी कम हो जाएगी, जिससे क्या होगा, हमको ठंडा का एहसास होगा। दोस्तों, मिट्टी के घरों में जल क्यों ठंडा रहता है, इसके पीछे का भी रीजन यही है कि मिट्टी के घरे में सूक्ष्म छिद्र होते हैं, जिससे जल का वाष्पीकरण होता है। जहाँ वाष्पीकरण होगा वहाँ क्या होगा, ठंड का एहसास होगा। दोस्तों याद रखिएगा, यही है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो आपको अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो आप इसे लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों को भी शेयर भी करें। दोस्तों तब तक के लिए थैंक यू, और कोई डाउट है, कोई कमी है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। दोस्तों तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम।